तो बात यह है ना कि वो आप तो बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो सियासतदानों को नहीं पता होता कि अगले साल उनकी हुकूमत होगी या नहीं होगी। खैर मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। मैं ज़रा चाहूँगा कि सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर साहब, बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि खाने पीने की अशिया के साथ साथ अद्वियात पर भी GST आयद होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो इससे महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, लोगों के लिए सेहत की सहूलियात को भी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सुन सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने वजीर साहब का बार बार मतलब अब तस्करा आ रहा है कि उन्होंने फरमाया कि जो है हस्पताल। जी कंटिन्यू कीजिए सर। अब ये उसके अंदर जो बात है कि वजीर साहब का ये बात कहना कि उन्होंने कि जो सदका खैरात से स्कूल चल सकते हैं, सदका खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये वजीर साहब अगर ये भी कह देते कि ये जो हुकूमत है ये मतलब मैनेजर की हैसियत से नहीं चल सकती, दैट हैज टू बी बजट बाय अ लीडर। जब तक वहां पे लीडर के साथ बजट नहीं आएगा तो यकीनी तौर पे वो मुमकिन नहीं होगा। अब बदकिस्मती से होता ही है कि इट इज सिंपल, मैनेजर्स आई बिलीव के बजट आता है और पिछले कई सालों से हम आपके साथ देख रहे हैं कि यही सिर्फ मैनेजमेंट होती है। IMF के खितर हम पड़ गए हैं पीछे के जी। IMF क्या कह रही है? IMF सेज टू मैनेज योर अपने बजट को। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब चाइना के साथ हमारी लीडरशिप गई थी बातचीत करने के लिए आज से कुछ साल 2 साल पहले, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अपने आप को इंटरनली ठीक करो, अपनी मैनेजमेंट जो उसको अपने आप को दुरुस्त करो। तो मैं नहीं समझता कि इसके साथ गलत है। अब सेहत के हवाले से कि जनाब ये GST टैक्स लग जाएगा और अद्वियात महंगी होंगी, पहले ही मैं आपसे शेयर करूं कि अद्वियात के ऊपर 300 से 400% ये जो है अद्वियात की कीमतें जो बढ़ा चुके हैं, एंड नथिंग डूइंग विद द बजट के अलावा भी जितनी मतलब ये इसके साथ हुकूमत के साथ आती है। एंड विद ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज द इनडिफरेंट एटीट्यूड जो हमारे हुकूमत के साथ बैठे होते हैं, उनकी वजह से ये सारी चीजें जो वहां पे सामने आती हैं। एक मैं आपसे शेयर करूं कि अब डिजीज बर्डन जो है पाकिस्तान के अंदर ये सर ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। नाउ वी आर हब ऑफ द डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, TB के अंदर हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो लगाया जा रहा है हमारे यहाँ स्टंटिंग ग्रोथ, मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों की जो नश्व-ओ-नुमा है वो हमारी ठीक से नहीं हो रही। बच्चों के दूध के ऊपर अगर टैक्स लगा रहे हैं, अभी मतलब मैं सुन रहा था कि जो पाकिस्तान के अंदर भी दूध बनता है उसके ऊपर भी सर्टनली, जैसे आपने फरमाया कि GST लगेगी तो उसके साथ भी बड़ा हो जाएगा, वो भी मतलब कीमतें जो इजाफे के साथ आ जाएगी। तो आई बिलीव कि जब तक ये बजट एक नेशनल स्पिरिट के साथ बजट नहीं होगा और एक अच्छी प्लानिंग के साथ नहीं होगा, ये हम इसको जैसा कहा करते हैं कि अल्फाज का और जमा तफरीक का एक गोरख धंधा है, वो जैद करे बकर करे, वो वैसी तेरी चीजें के सामने वो आने की हैं। और बजट नाउ इट इज नॉट द एनुअल बजट, बदकिस्मती से ये बजट के साथ फिर मिनी बजट भी आते हैं। फिर मिनी बजट के साथ आप तेल की कीमतों के साथ देखते हैं कि हर 2 हफ्ते के बाद जो है कीमतें जो ऊपर नीचे जाती हैं। अद्वियात का जैसा मैं आपसे तस्करा कर चुका हूं कि 300 से 400%, ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूं। कहा जाता है जी कि लाइफ सेविंग ड्रग, एवरी ड्रग इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। जिस किसी को खुदा न खास्ता खारिश है तो उसके लिए लाइफ सेविंग की खारिश की है। दांत का अगर दर्द है तो दांत के दर्द की दवाई उसके लिए लाइफ सेविंग दवाई बन जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को जब तक एज अ लीडर ऑफ द नेशन ये नहीं लेके आएंगे, और अभी जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि जब तक इसकी कोई स्ट्रेटेजी की 2 साल 3 साल के ऊपर बुनियादों के ऊपर नहीं आएगी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वतन अजीज तो वो है कि जिनको यही नहीं पता कि कल हमारी हुकूमत भी होगी कि नहीं होगी। लेकिन एक मैं आपके साथ एक जिम्मेदारी से एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि वी स्पीक अबाउट हमारे हमसाया मुल्क से, फिर उससे पीछे बांग्लादेश की बात करते हैं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम ये तफरीक पैदा नहीं करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक्स दीज आर इंटायरली डिफरेंट, जब तक पॉलिसीज के अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी, जब तक हेल्थ के हवाले से भी हम सोचते हैं कि हेल्थ ये मतलब सदका खैरात वाली बात, हमेशा ये भी बात की जाती है कि मुआशी इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है। अगर आप मुआशी इस्तेहकाम रखना चाहते हैं तो सियासी इस्तेहकाम आपका जरूरी है। डॉक्टर साहब साथ रहेगा, कमेंट आपका आ गया। मशहूद अली खान साहब की जानिब जाऊंगी। ऑटो इंडस्ट्री एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंसिडर किया जाता है, लेकिन इक्तिसादी सर्वे में यह आया कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, वो इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाए जितनी उनसे तवक्कुआत थी। तो जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको क्या तवक्कुआत है कि कितना रिलीफ होना चाहिए या बजट कैसा होना चाहिए, या उनके लिए बजट में क्या होना चाहिए ताकि जो परचेजर्स हैं उनसे शिकवा करते नजर ना आए? पहले तो आप पूरी टीम का कि आपने इस
जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये रियलाइज़ करना कि क्या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें ये देखना है कि इंडस्ट्री जब तक ग्रो नहीं करेगी, हम अपने जो डेफिसिट्स हैं उनका जो बर्डन गवर्नमेंट को है उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन या उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में 76 ईयर्स में हमने देखा कि इंपोर्ट बेस्ड इकनॉमी रही है और जिसकी वजह से आज हम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। मैं इस ऑटो सेक्टर के 4 पिलर हैं, मैं से एक पिलर की बात बयान करना चाहूँगा, वो है आपका ट्रक एंड बसेस। ट्रक एंड बसेस इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो कि 7,000 to 8,000 एनुअल प्रोडक्शन किया करती थी, वो इस 11 महीने में 2,000 का वॉल्यूम अचीव कर पाई है। और उससे वाबस्ता जितने हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग थे, यानी कि छोटे कारखाने वाले, वो उनमें से कई बंद कर चुके हैं, क्योंकि और उनसे वाबस्ता उनके 5 या 10 एम्प्लॉइज होते हैं तो 10 फैमिलीज बेरोजगार हुई हैं। तो कल जो हमने देखा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी स्पीच की और बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मुल्क खैरात से नहीं चलता। आई एग्री विथ यू, मगर मुल्क इस मिस प्लानिंग के पे नहीं चलेगा। अब हमें ये देखना है कि इस आज शाम के जो बजट है कि जो आप टैक्सेस कलेक्शन करने वाले हैं, क्या वो जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है, क्या वो जो सैलरीज लोग हमारे मौजूद हैं, या वो जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, क्या आप उन पे ये टैक्स डालने वाले हैं, या आपकी 76 ईयर के बाद आपकी सिंसियरिटी है कि जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं, जो इलीट क्लास है, जिनको हम आज तक 76 ईयर में हमने टैक्स नेट से बाहर रखा, उनको लाने चाहते हैं। क्योंकि ये जो बजट है गवर्नमेंट का, ये पहला बजट है इनका, अगले 5 साल की डायरेक्शन सेट होगी, इनके माइंडसेट्स में क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है कि इंडस्ट्री ग्रो करे, कितनी इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस की जाए और लोगों को सपोर्ट किया जाए, इनको इंकरेज किया जाए कि वो इंडस्ट्रीज पे आए। पिछले 2-2.5 साल में तो हमने देखा है इंडस्ट्री बंद करने की तरफ लोगों की गवर्नमेंट के जो एक्शंस थे वो नेगेटिव थे। तो अब हमने ये देखना है कि इस वक्त इस बजट पे जो हमारे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कोई पॉलिटिकल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, उनका विजन, उनके आइडियाज़ बड़े डिफरेंट है, तो मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि वो इस बजट में उस इलीट क्लास को भी इन्वॉल्व करेंगे जिन्होंने आज तक टैक्स नहीं दिया, ताकि टैक्स का बर्डन उन लोगों पे ना पड़े जो ऑलरेडी दे रहे हैं। ऑटो सेक्टर आपका की रोल प्ले कर सकता है, ये मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज है। हमें ये देखना होगा कि इससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है, हमारा स्टील मिल जो कि बंद पड़ा हुआ है, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकता है। सही मशहूर साहब, लेकिन ये जो शिकवे आप कर रहे हैं ये तो हुकूमत से कर रहे हैं, लेकिन एक शिकवा का भी आपसे है। आप मुझे ये बताएं कि 1 करोड़ की गाड़ी पर आप कितना टैक्स लेते हैं और वो कितना टैक्स आप हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा कराते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर जो 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 लाख की गाड़ी पाकिस्तान में मिल रही है, अगर हम कंपैरिजन करें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, तो वही गाड़ी वहां पर तो 22 लाख रुपए की मिल रही है। तो इतना डिफरेंस क्यों है आखिर? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसको आप देखिए, आपने मिसाल दी 1 करोड़ की, हम एग्जांपल लेते हैं। अगर 1 करोड़ की गाड़ी पाकिस्तान में कोई OEM सेल कर रहा है, तो इसमें तकरीबन 45% तो गवर्नमेंट को टैक्स चला गया। ठीक, यानी कि वो 1 करोड़ में से 45-50 लाख रुपए तो आपने गवर्नमेंट के खजाने में डाल दिए, तो जो बेचारा कंज्यूमर है वो तो उसी को पे कर रहा है। तो हमने ये देखना है कि ये जो टैक्स का, जो जैसे अभी सैलरी की बात हुई ना कि 35% से 45% तक सैलरी, इसी तरह जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका टैक्स का है, और ये टैक्स टोटली बेनिफिट गोज टू गवर्नमेंट, नॉट कंज्यूमर, नॉट OEMs। हमारा यहाँ पे कहना है कि इस सेक्टर के 2 बड़े पिलर्स हैं। एक OEM, जो OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, दूसरा सेक्टर वो है जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स है। ये जो सेक्टर ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स है, हमें इनको ग्रो करना है, इनको डेवलप करना है, ताकि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में, इनमें SME से 70% पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स अपना स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको सेव करना है, उनको प्रमोट करना है कि पाकिस्तान में भी वो पार्ट्स बनाए सकें
और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सके। ये तभी मुमकिन होगा जब हम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी देंगे। हम 1 साल 2 साल की बात नहीं करें। ये बजट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट अपने आने वाले 24 साल को प्लान करे कि 24 ईयर्स के बाद आप पाकिस्तान 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन करने वाला है। उस वक्त हम खड़े होकर क्या बोलेंगे कि 100 साल पुराना मुल्क हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह प्रूव करना चाहिए। तो वो आज डायरेक्शन सेट होगी, ये बजट डायरेक्शन सेट करेगा, अवाम आपको सपोर्ट करेगी, अवाम आपके साथ इस मुश्किलात में आपके शाना बशाना खड़ी है, मगर इस उम्मीद पे कि आप अवामी को मुश्किलात में ना डालें बल्कि उस एलीट क्लास को भी ऑन बोर्ड लें जो इसमें मराद से एंजॉय करता रहा है 76 में, उनको भी ऑन बोर्ड लें, उनको भी एहसास दिलाएं ये मुश्किलात सिर्फ गरीब अवाम के लिए और हो सकता है कि अब जो पॉलिसीज आए मशहूद साहब उसमें ऐसा हो फवाद के जो एलीट क्लास है उनको भी उसका टहरे में लाया जाए, जो कहते हैं ना कि हमने टैक्स जो है उसकी वसूलियों को बढ़ाना है। लेट्स सी कि क्या आता है ये बजट, और इसकी पॉलिसी मेकर जो हैं उनकी पॉलिसीज बनाने का तरीका बहुत मैटर करता है। हमें माहिर तालीम ज्वाइन कर चुके हैं मुमताज अनवर साहब, बेहद शुक्रिया मुमताज साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन जो पिछला साल गुजर गया उसमें जो तालीम के मैदान का हाल रहा वो भी सबके सामने है। तो आप क्या उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं आने वाले बजट से? देखें जी, मसला ये है कि आइंदा आने वाले बजट में जो एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जो रकम मुख्तस की जा रही है वो अभी भी नाकाफ़ी है। जैसे 55 बिलियन का जो है इंडिकेटिव बजट है फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस जो है, और इसी तरह से 65 बिलियन का जो बजट है वो आप कह लें कि रैकरिंग है। लेकिन ये 55 बिलियन अगर आप पाकिस्तान की सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो इनके लिए इंतहाई नाकाफ़ी है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पिछले चंद सालों में नई बनी हैं और उनके लिए जो है आगे ग्रो करना जो है वो ज़रूरी है कि उनके लिए जो है एक अच्छा खासा बजट प्रोवाइड किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन है उसके लिए सिर्फ 0.08% जो है वो GDP का जो है वो आप कह लें कि बजट एलोकेट होता है। ये कितने अफसोस का मुकाम है, क्योंकि 0.08% जो है वो तो ना होने के मुतरादिफ है। आप ये समझें कि बहुत अरसे तक ये मुतालबा रहा है और अब भी जो है हायर एजुकेशन में काम करने वाले लोग जो हैं इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि GDP का 4% जो है वो कम से कम हायर एजुकेशन के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट अगर 0.08% सिर्फ जो है वो हायर एजुकेशन पे स्पेंड करेगी तो आप इसे समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा पाकिस्तान में, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो है कभी ये जो है काफ़ी साबित नहीं होगा। ठीक, साथ ही रहिएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कम से कम GDP का 4% होना चाहिए तालीम के शोबे के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे यहाँ कि तालीम के शोबे के लिए रकम तो मुख्तस की जाती है, अव्वल तो बहुत कम मुख्तस की जाती है, लेकिन जो रकम मुख्तस की जाती है उसमें से भी बदकिस्मती है कि पूरी रकम खर्च नहीं की जाती, उसमें भी कट लगा दिया जाता है। तो बजट के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ रहिए।